नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर्बल का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो हैं वो रेस नजर आ रही है। चौथे चरण के मतदान को लेकर के जो प्रचार प्रसार का दौर है वो देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप नेता एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वक्त देश जो है वो चुनाव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेता जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब 13 मई को जो है वो चौथे चरण का मतदान होना है। और ऐसे में मतदान से पहले तमाम पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त चुनावी दंगल में चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, कुणाल भी जुड़े हुए हैं और सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे संजय के पास जो इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। संजय, 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होने वाला है। किस तरीके का उमंग और उत्साह जो है वो नजर आ रहा है संजय? देखिए रेखा, जिस तरीके से चौथे चरण के मतदान होने हैं उसकी तैयारी जोरों पर है और चुनाव प्रचार भी अब अंतिम फेज में है, क्योंकि सभी तबातोर रैलियां, तबातोर प्रचार प्रसार, रोड शो, सभी चीज़ें हो रही है। चौथे चरण के मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित है मतदाता और मतदाताओं में काफ़ी रुझान इस बार देखने को मिला। आप देख लीजिए, तीसरे चरण के जो मतदान हुए रेखा, उसमें जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ी थी। पहले और दूसरे चरण में नहीं बढ़ पाई, लेकिन तीसरे चरण में क्योंकि मौसम ने भी साथ दिया उस वक्त, लेकिन चौथे चरण में जो मौसम है वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फिर से गर्म हो गया है। बारिश हो, क्योंकि 2 दिनों तक जो है बिहार में बारिश हुई और उसके बाद अचानक मौसम में करवट ले ली और फिर गर्म हवाएं बढ़ने लगी और लगातार जो है गर्म हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी भी लग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौथे इसका असर फिर से देखने को मिलेगा। मतदाताओं में रुझान तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का मार है और इसके वजह से जो चौथे चरण में समस्तीपुर, दरभंगा और उजियारपुर, ये सभी जगहों पर मतदान होने हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रचार भी अब अंतिम रूप में है। तो ऐसे में चौथे चरण में काफ़ी कद्दावर नेताओं की ज़्यादा अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में है। और ऐसे में आप बता देते हैं कि उजियारपुर की ही बात कर ले तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से हैं नित्यानंद राय की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो वहीं आरजेडी से आलोक मेहता हैं। वहीं आप बात कर ले समस्तीपुर में तो 2 बिहार सरकार के, एक बेटा और एक बेटी मैदान में है। संभावी चौधरी हैं, दूसरा हजारी हैं जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं, दोनों के पिता। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का जो है समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं सभी जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है और आपको बेगूसराय लड़ाई उसी तरीके से है। अवधेश राय जो है वो सीपीआई माले से हैं, तो वहीं गिरिराज सिंह बीजेपी से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी बात करें ललन सिंह जो मुंगेर से हैं, तो मुंगेर से भी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। तो कांटे की टक्कर है, वो आरजेडी से हैं और इस बार अनंत सिंह भी बाहर हैं चुनाव में। इस बार चौथे चरण के मतदान काफ़ी रोमांचक और काफ़ी बड़ा ही दिलचस्प वाला जो चुनाव होगा। तो चौथे चरण में सभी कद्दावर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होंगी रेखा, और इसको लेकर नेताओं में भी काफ़ी उत्साह है, तो वोटरों में भी काफ़ी चाह है कि हम अपने मतदान करेंगे। कई ऐसे वोटर जो होंगे नए होंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार काफ़ी बढ़ चढ़कर जो नए मतदाता हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगियाँ तो भी सामने आ रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। विपक्ष की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें सत्ता पक्ष के जो सांसद, मौजूदा सांसद हैं ललन सिंह का ही देख लीजिए। ललन सिंह का भी विरोध कम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह आए, छोटे सरकार जिनको कहा जाता है, छोटे सरकार के बाहर आते ही सब कुछ समीकरण बदल गया मुंगेर में। और इस बार मुंगेर भी काफ़ी चर्चा बना हुआ है चौथे चरण के मत का। हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हुए हैं, कुणाल से बातचीत करते हैं। कुणाल, लोकसभा चुनाव को लेकर के आज जो है वो नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करते हुए तमाम नेता नजर आए। अगर हम सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन ने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं झारखंड यानी कि जेएमएम पार्टी की ओर से भी उनकी पार्टी के नेताओं ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है। कुणाल
जी बिल्कुल। आज जो है दुमका लोकसभा के दोनों प्रत्याशी अपने नामांकन कर दिए हैं और शक्ति प्रदर्शन के रूप में सभाएं की गई। अब भाजपा के द्वारा जो है यज्ञ मैदान में, वहीं आउटडोर स्टेडियम में महागठबंधन के प्रत्याशी जो है जनसभा को संबोधित किया। बतौर मुख्य अतिथि जो है सीता सोरेन के नामांकन में शामिल होने के लिए, जनसभा में शामिल होने के लिए जो है राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र सोरेन के जनसभा में संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन के समय भी जो है मौजूद थे, उनके साथ बसंत सोरेन भी मौजूद थे। लेकिन इसमें एक जो है कल से जो है राजनीतिक जो है गर्म हो गया है। कल सीता सोरेन अचानक से जो है शिबू सोरेन आवाज पहुंचती हैं और बसंत सोरेन से कई घंटे जो है बातचीत होती है। इस जो है बातचीत के दौरान जब मीडिया सीता सोरेन से सवाल किया तो उनका कहना था कि बड़ी बहू होने के नाते हम जो है आवास पहुंचे हुए थे, वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन आज बसंत सोरेन से हम लोगों ने जब बातचीत की तो उनका कहना था कि परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि अभी तो नामांकन हुआ है और यह मुलाकात जो है परिवर्तन की ओर जाएगा। इसके दो जो है मायने लगाए जा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर जो है जनता विश्वास आएगी और जीत उनका हो सकता है। वहीं दूसरी ओर की अगर हम बात कर लें तो सीता सोरेन को अपने जो है पार्टी में लाने की बात इस तरह का मतलब इशारा हो सकता है। अगर हम इसके साथ ही गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी जो है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने भी नामांकन किया। राजनाथ सिंह यहाँ पर कार्यक्रम के बाद जो है गोड्डा पहुंचे, वहां पर उनके साथ मौजूद थे। हमारे साथ जनता है। रोहित, ये बताइए कि गोड्डा लोकसभा में कितना विकास हुआ है और इस बार चुनाव का क्या आपका ये मुद्दा रहेगा? गोड्डा लोकसभा में देखिए एक्चुअली क्या है कि विकास के नाम पे तो योजनाएं तो आ रही है, धरातल पे योजनाएं चल रही है, लेकिन योजनाओं में यहाँ के जो मजदूर हैं या फिर आप कह सकते हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो लोग ज्यादातर पलायन कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे क्षेत्र में कभी नेशनल हाईवे भी बन रहा है, उस टाइप में उन लोग को रोजगार अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और जो हमारे अभी मौजूदा सांसद जी हैं, वो हम लोग का क्षेत्र में अभी तक भ्रमण करने के लिए 5 साल में नहीं आए थे। अभी चुनाव के दौरान तो अपना क्षेत्र करता ही है, जब आती है तो उनका थोड़ा विरोध भी होता है हर तरीके से। मौजूदा सांसद हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार सबको ये अपना मुद्दा लेकर के वोट करें, इस बार प्रत्याशी को जो हम लोग का आवाज सुने, जो अगले 5 साल तक जिस हम लोग का क्षेत्र में जो भ्रमण करें, हम लोग की समस्याओं को जो सुने, इस टाइप से हम लोग उम्मीदवारों को इस बार वोट करेंगे। तो कहना क्या है, क्योंकि योजनाएं तो यहाँ बहुत सारा है। गोड्डा में जिस प्रकार से विकास हुआ है वह झारखंड का कोई भी जिला में उस तरह का विकास नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए? सांसद से आपकी क्या मांग है? सांसद से यही मांग है, देखिए हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी आपको हम एग्जांपल दिए, एनएच चल रहा है, तो अगर सांसद महोदय आकर के हमारे क्षेत्र में एक बार बात करते कि आपके यहाँ पे नेशनल हाईवे में काम चल रहा है, तो आप कितना लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, तो इस मैटर पे भी जनसंपर्क के बहाने पे हमारा उम्मीदवार आ सकते थे या हमारे मौजूदा सांसद आ सकते थे, लेकिन ऐसा कोई किसी तरह का सुधार नहीं दिखा। आपको ही हम बता रहे हैं, आप ही इतना क्षेत्र भ्रमण करते हैं, आपसे थोड़ा तीखा सवाल पूछते हैं, तो क्या आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, आप कितने लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि लोकल में रोजगार मिला हुआ है? और आपको ये भी बता दें कि हम लोग कोई पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम लोग समाज से जुड़े हुए आदमी हैं। आप भी इतना क्षेत्र भ्रमण करते हैं, कहीं आप दिखा दीजिए, आप देखिए बगल में कहीं थोड़ा देर में आपको ले चलेंगे हाईवे की तरफ, दिखाएंगे आपको कि लोकल का कितना यहाँ काम करता है, कितने लोग यहाँ जुड़ा हुआ है। आप भी इसका ग्राउंड रिपोर्ट, आपको भी सच्चाई पता है। जहाँ तक सरकार योजनाएं तो बहुत चला रही है, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं उसकी थिंकिंग ही कुछ अलग है। जैसे हम अगर मान लीजिए इस हाईवे में काम कर रहे हैं, हमको यहाँ पे जिम्मेदारी दिया गया कि आप यहाँ पे लोकल आदमी को रोजगार दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं, मेरा जो अपना है आसपास जो है उस सबको अपना रोजगार देने के लिए। तो विकास के नाम पे तो योजनाएं चल रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से योजनाएं नहीं चल रही है, योजनाएं बहुत सारी चल रही है, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सब पलायन कर रहे हैं बाहर। केंद्र में मोदी है जरूरी, निशिकांत है मजबूरी, कहीं ऐसे भी शब्द सामने आ रहे हैं। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ये आपने जो बोला कि केंद्र में मोदी है जरूरी, लेकिन क्षेत्र में निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, वो अगर उस तरह से वो काम करते तो उसको फीडबैक कुछ बेहतर मिलता। जैसे मोदी जी योजनाओं का शिलान्यास कर दिए, अब वो तो देखने आएंगे नहीं क्षेत्र में हमारा क्या हो रहा है, वो तो जो यहाँ का जो लोकसभा का सांसद है गोड्डा का, तो वही जो अपना सांसद क्षेत्र में देखेगा कहाँ क्या काम चल रहा नहीं चल रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हैं प्रदीप यादव भी यहाँ से इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं,
अब दोनों में जो थोड़ा हम लोग को बेगी, जनता अपना ओपिनियन दे करके चुनेगी। ज़्यादातर उम्मीद है कि 5 साल का जवाब तो फिर आपको देना पड़ेगा ना, 5 साल आप क्या किए? 5 साल आप रहे, कितने दिन आप हमारे बीच आए? बहुत सारे वादे करके जाते हैं, बहुत सारा कच्चा रोड पड़ा हुआ है। जैसे निशिकांत जी जब आए थे हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में मिले हुए थे, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड के तहत से आप लोग को यहाँ पे रोड मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। ऐसे में राजनाथ सिंह आज दुमका पहुंचे हुए थे, उन्होंने कई ऐसे बातें किया, लेकिन आरक्षण को लेकर बातें किया कि विपक्ष इसको जो है परोसने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग आरक्षण को लेकर ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आरक्षण पे हम लोग काम करेंगे, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, ऐसा कहना है। तो आप कितना संतुष्ट हैं इस बात को? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और जो उसका काम है कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है उनको जवाब देना है। तो यदि अब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो कहीं न कहीं उसको कुछ लग रहा है कि कहीं हम लोग का आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एससी-एसटी का आरक्षण हो, चाहे आपका माइनॉरिटी का आरक्षण हो, उसपे कहीं कुछ छेड़छाड़ ना किया जाए, इसको लेकर के विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। लेकिन इसका जवाब में आप सत्ता पक्ष के लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा। आज राजनाथ सिंह साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं करने वाला, हम लोग आरक्षण खत्म नहीं करने वाले। अगर सरकार की तरफ से जवाब आ रही है तो ये खुशी की बात है, जो उसका बयान को देखा जाए। लेकिन अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा वो आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो बड़े स्तर पे इसका आंदोलन भी हो जाएगा। इसीलिए संविधान से छेड़छाड़ या फिर आपका जाति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, या फिर कोई जाति के आधार पे आपको आरक्षण देने का भी ऐसा प्रावधान भी नहीं है। अब जाति पे आरक्षण भी नहीं दे सकते हैं। विपक्ष का काम है कि आरोप लगाना, पक्ष का सत्ताधारी पार्टी का काम है कि उस पर जवाब देना, लेकिन पब्लिक को इससे कितना लेना देना है? पब्लिक को मेन लेना देना है कि आज की डेट में देखिए रोजगार कहाँ मिल रहा है। बाकी आप आरक्षण की बात करें तो वो हमारे सरकारी नौकरी में वो सब ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन जहाँ तक है आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे आप सत्ता पक्ष में विपक्ष में हो। आप आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हर आदमी को सरकारी नौकरी में हर चीज़ में नहीं मिल सकता, आपको स्वरोजगार पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही है, उसके अंतर्गत आपको जुड़ के रहना है। स्वरोजगार लोगों को करना चाहिए, रोजगार की जगह। हाँ, स्वरोजगार पे भी आप यदि मदद करना चाहते हैं, जैसे स्वरोजगार पे हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक स्वरोजगार है। लेकिन इस तरह की युवाओं को इतना भी ज़्यादा नीचे मत गिरा दीजिए कि अगर हम पीएचडी किए हुए हैं या फिर हम एमए किए हुए हैं, तो आप हमको पकौड़ा तलवाने के लिए, वो तो हम अपना प्रतिष्ठा के लिए, अपना इज्जत के लिए कर रहे हैं, अपना घर परिवार के लिए हम कमा रहे हैं। अब आप बोलोगे पकौड़ा तलना ये स्वरोजगार हुआ, ये तो कोई स्वरोजगार नहीं हुआ हमारे लिए ना। हम पढ़ लिख के अगर पकौड़ा तलेंगे तो हमारे गाँव के लोग क्या बोलेंगे? अब हो गया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई क्या हुआ, अब तुम पकौड़ा तल रहे हो। इतना पैसा लगा करके तुम डिग्री लिए हो। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है गोड्डा लोकसभा में? गोड्डा लोकसभा में देखिए परिवर्तन सिर्फ एक ही जगह हमको नजर आ रहा है, वो सिर्फ गोड्डा में ही। हम आपको क्लियर बता रहे हैं, चूँकि आप देखिए अभी अडानी पावर प्लांट बैठ गया है गोड्डा में। वहाँ पे अभी अडानी ग्रुप का एक सीमेंट फैक्ट्री भी बैठने वाला है, उसका भी प्रस्ताव हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उतना प्लांट होने के बावजूद भी हमारे यहाँ झारखंड के लोग जो हैं, गोड्डा लोकसभा के जो क्षेत्र के युवा हैं, हम लोग ऐसे युवा हैं, उतना को रोजगार नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी हमारा जो जैसे गोड्डा में पावर प्लांट बैठ गया, और भी अदर जगह में आप पावर प्लांट लगा सकते हैं, और भी बहुत तरह का फैक्ट्रियाँ लगा सकती है, लेकिन इस पे फोकस नहीं हो रही है। सिर्फ गोड्डा में ही विकास हो रहा है। यहाँ पे तो बासुकीनाथ मंदिर है, इसको लेकर क्या काम करने चाहिए था? बासुकीनाथ में मंदिर में देखिए वहाँ पे बहुत सारा रोजगार के नाम पे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो अपना एक आस लेके जाती है, अपना दिन भर किसी भी तरह से थोड़ा बहुत इनकम करने के लिए, चाहे आप बात करें कोई खिलौना लेके जाता है, कोई कुछ उम्मीद लेके जाता है। लेकिन बासुकीनाथ में बहुत सारा विकास हो सकता है और एक मार्केट की व्यवस्था हो सकती है वहाँ पे। जैसे आप अलग में मंदिर में आप जाते हैं, लगाते हैं, वहाँ अतिक्रमण के नाम पे आपको हमेशा प्रशासन हटाते रहती है, साइड जाओ, ये करो, यहाँ से दुकान नहीं लगाना है। उसके जगह पे कहीं एक जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए कि मार्केट यहीं पे लगेगा। आप दर्शन कीजिए बाबा के यहाँ, लेकिन मार्केट आप साइड में लगाइए, वहाँ पे सब जाकर के अपना बाजार लगाएँगे, वहाँ से कुछ अर्निंग भी वो लोग करेंगे। इसलिए बासुकीनाथ में ये ज़रूरी है कि मार्केट कहीं एक जगह से रखें। उससे विकास काफ़ी हो सकता है बासुकीनाथ को लेकर के। उसमें रोजगार भी ज़्यादा बढ़ेगा। कुल मिलाकर कहें कि युवाओं को रोजगार चाहिए। हम तो पूरे केंद्रित करना चाहते हैं कि युवाओं को आज के दिन में रोजगार चाहिए। हमारे गार्जियन हमको बहुत उम्मीद से पढ़ाते हैं, बहुत मेरे पीछे खर्च किए हैं।
अगर हम बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मेरे पीछे कहीं ना कहीं गार्जियन 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च किया हुआ है, तो उसका उपयोग कहाँ हो पाए? हम जो अपना गार्जियन के ऊपर अपना भार तो नहीं दे सकते हैं कि अब हमको ये घर चलाना है, तो आगे शादी ब्याह होना है किसी का, अब शादी भी होगी तो मेरी शादी होने के बाद उसका खर्चा कहाँ से मेंटेन होगा? तो हर चीज हम अपने परिवार पे नहीं डाल सकते हैं, इसलिए सारा केंद्रित, अगर 24 का चुनाव हो चाहे गोड्डा लोकसभा हो, सारा मुद्दा हम लोग का रोजगार पे है। तो ज्यादा खुश नहीं है। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत, तो अपना वो जनता विरोध करती है। बाकी आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे हाईवे तरफ भी, जहाँ पे काम हो रहा है आपकी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं सत्येंद्र भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग उनके साथ भी मौजूद हैं। संजय, चूंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। कुणाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सत्येंद्र काफी देर से खड़े हैं हमारे साथ, हम सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, बताइए, आज गोरखपुर सीट से रवि किशन ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी रेखा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में एक बनारस और एक गोरखपुर। बनारस के बाद सबसे हॉट सीट गोरखपुर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ आदित्यनाथ यहीं से मुख्यमंत्री के पद पर हैं और पूरे राज्य में जहाँ पर काशी को हॉट सीट माना जाता है, बनारस को माना जाता है, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर को भी इसी तरीके से हॉट सीट के नजरिए से देखा जाता है। यहाँ पर जो रवि किशन है, उन्होंने नामांकन कर दिया है भाजपा की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद ने भी नामांकन कर दिया। यहाँ की जो लड़ाई है वाकई में देखने काबिल है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़ी हुंकार भरी जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर के भी बात करेंगे। गोरखपुर में जो योगी जी का समझिए कि पूरा वहां पर सिस्टम टाइट है। रवि किशन वहां से सांसद थे और फिर से नामांकन किए हैं। क्या टक्कर लग रही है काजल निषाद की, और उनकी कोई टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा है, एक दूसरे का जोड़ लगाना तो अच्छा नहीं है, लेकिन 5 साल माननीय संसद जी का क्या बीता, क्या नहीं बीता, कैसे बीता, ये तो वही बता सकते हैं। और इन्होंने जो ये अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर आप आइए तो बात अच्छी हो। और उस पे मेरा साफ साफ कहना है कि अब माननीय सांसद को दोबारा सांसद नहीं होना। ऐसा क्यों? इसलिए कि जनता बड़े आराम से वहां उनकी हर गतिविधियों को समझ चुकी है। उन्होंने क्या किया ये भी सब देख रहे हैं। वहां हो सकता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी है के बदौलत वो जीतना चाहते हो, तो जनता बहुत जानकार है, बहुत बुद्धिमान है हमारे यहाँ की। हर तरह से पूरे यूपी क्या पूरे देश में ये माहौल नहीं है जो हो रहा है, जो हो रहा है। हाँ, क्यों भाई, कहाँ गए? कौन आया? हम और लोगों से भी बात कर लेंगे। भैया इधर आइए। गोरखपुर में आप आइए। गोरखपुर में तमाम मुस्लिम वोट भी है, मतदाता हैं। क्या लग रहा है कि काजल निषाद के साथ में वो मतदाता दिखाई दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रवि किशन, उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गोरखपुर की सीट बड़ी महत्व की सीट है, इसलिए क्योंकि गोरक्ष धाम है। दूसरी बात यह है कि वहां से खुद मुख्यमंत्री हैं, और जो विकास हुआ आदमी उसको देखता है। एक मुख्यमंत्री हैं, छवि अच्छी है, ईमानदार शख्स हैं, उसको आदमी देखकर वोट करेगा, ना कि उनको क्या नाम है रवि किशन को देख के वोट करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर मतदान होगा जो होगा मोदी या फिर योगी जी प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर? दोनों बातें हैं, एक सुरक्षा है तो दूसरा विकास है। इन दोनों चीजों पे ही वोट पड़ने वाला है। वहाँ के जो लोकल की हम बात करें, चाहे स्थानीय मुद्दों की बात करें या फिर किसी जाति विशेष को लेकर के बात करें, क्या लगता है उन सारे लोगों के मुद्दे हल हुए? अगर आप देखते होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर रहते हैं तो जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो
मैं मानता हूं कि लोगों की परेशानियां तो हल होती ही, और अगर गोरखपुर से कोई यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय आता है तो उसका भी निस्तारण किया जाता है। गोरखपुर में अन्य समुदाय के लोग भी काफी हैं, फिर चाहे मठ के आसपास के लोग रहने वाले हों, वहां भी नमाज पढ़ी जाती है। तमाम लोग हर तरीके का अपना त्योहार भी करते हैं। क्या लगता है वो विशेष समुदाय के लोग योगी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं? क्या उनका भी इस सरकार में कहीं कोई लाभ हुआ है, फायदा हुआ है? आप अगर पीठाधीश्वर के पीछे जाएंगे, आप मंदिर के पीछे, तो आप देखेंगे गोश्त की भी दुकानें काफी हैं, एक तरफ बर्तन की दुकानें हैं। मुस्लिम हैं अधिकतर बसे हुए हैं लोग, और वो सारे लोग जो हैं उस चीजों से जुड़े हुए हैं, महाराज जी को वोट करते हैं। तो क्या वो गलत हो गए? उनके अंदर कहीं ना कहीं तो भावना है। देखिए, मुख्यमंत्री की जो छवि है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ईमानदार शख्स है, उसको देखकर लोग जुड़े हुए हैं, और मोदी और योगी के नाम पे वोट पड़ने वाला। समीकरण किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, जाहिर सी बात है, और लंबे वोटों से भी जीतने वाले। आज रवि किशन ने नामांकन कर दिया है, काजल निषाद ने भी सपा की तरफ से कर दिया है। क्या वहां का समीकरण क्या है गोरखपुर सदर की अगर बात करें तो? अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां जम के लड़ गई, चूंकि निषाद जो बिरादरी है वहां काफी है, इससे पहले परवीन निषाद समाजवादी पार्टी से जीत चुके हैं, तो काजल निषाद भी तो प्रचार कर रही होंगी, ऐसा तो है नहीं। और रवि किशन जी के 5 साल लोगों ने देख लिया है, तो अब की बार समीकरण बदलना चाहिए। हाँ, योगी जी स्वयं में ईमानदार है, लेकिन इनके कर्मचारी कितने ईमानदार हैं ये भी देखना होगा। आप तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। योगी जी स्वयं में ईमानदार है, रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन कहाँ है? कहाँ है? वो भी जनता जान रही है ना कि आपका फरमान कहाँ लागू हो पा रहा है। आप वास्तव में बोलते हैं चैनलों में छपता। क्या लगता है पुराने जो शुरुआती दौर में जो योगी जी आए थे, क्या इन आज के योगी में और पुराने योगी में कुछ बदलाव हुआ है क्या? देखिए, कोई असर नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, सरकार के कर्मचारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। सरकार पे उतना इन लोगों का इस्तकबाल नहीं है, उतना दबाव नहीं है कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दें। ये भ्रष्टाचार आज भी जारी है, तहसील में चले जाइए तो भी, थाने में चले जाइए तो भी, और ये लोग रोज कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। वो सरकार भी जान रही होगी, ये मैं नहीं कहता, लेकिन इस पे भी जनता देख रही है कि इनका कोई असर नहीं। स्वयं में ईमानदार है, ये जनता कहती भी है कि योगी जी स्वयं में ईमानदार है, लेकिन हम ईमानदार क्या करेंगे जब हमारे कर्मचारी हमारे ही में से जो है कभी जो है फाइल गायब कर दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, या जनता का काम न हो, तो वो ईमानदारी किस काम की? ईमानदारी तो ये है कि ईमानदारी से काम हो, गरीब जनता का, उनसे पैसा वसूली बंद हो, चाहे थाने में और चाहे तहसील में। लेकिन ये कहाँ बंद हो रहा है? आज भी बदस्तूर जारी है। तो इसलिए जनता अब ऊब चुकी है, जनता चाहती है कि बदलाव हो। चूंकि 10 साल उनको देख लिया गया और 7 साल यहाँ के सरकार को देख लिया गया, लेकिन कोई बदलाव उस तरह का नहीं आया। पहले हम समझते थे क्यों लाए थे, हम लोग लाए थे कि गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज को हटाओ, ये लोग कहते थे ना, तो हटा दिया गया। इन पे जनता ने इतना पूर्ण विश्वास नहीं, अटूट विश्वास रखा, पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कोई ऐसा काम नहीं किए कि जिससे जनता में खुशहाली आवे। जनता में कोई खुशहाली नहीं आई। जहां तक अभी हमारे भाई बोल रहे थे ना, 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो 81 करोड़ गरीब जनता को अगर आप अनाज दे रहे हैं तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये तो बताइए, जब 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता गरीबी, बेबसी, लाचारी का शिकार है, तो कैसे विश्व गुरु बनाए? कब तक जनता को छलते रहेंगे? तो जनता ये झूठ और फरेब को ऊब चुकी है। अभी वहां बोले हैं, कहाँ? तेलंगाना में, कि अंबानी और अडानी बोरे में पैसा भरकर टेम्पू द्वारा शहजादे के यहाँ भेजवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। ईडी सीबीआई आपकी क्या कर रही है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री होता है, सबसे बड़ा पद होता है। आप आम नागरिक, हम लोग जैसे हैं जो रोड पे चल रहे हैं, वो बोल दिए, जनता कैसे गले से उतारेगी कि ये प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? अगर वो भेज रहे हैं तो आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? अब तक तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था और जेल में भेजना चाहिए था। तो ये क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? और इसको तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः से ज्ञान लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अंबानी और अडानी बोरे में पैसा भरकर
टेम्पू के द्वारा शहजादे के यहाँ भेजवा रहे हैं और टेम्पू नंबर भी दिखाई दे रहा है और उस पर लिख रहा कि मोदी का परिवार भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? और बात कौन सा ये है? गोरखपुर में रवि किशन ने पर्चा दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद ने नामांकन कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या समीकरण है? यह समीकरण जान रहे हैं, चुनाव तो रवि किशन जी को जीतना है। चुनाव नहीं, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर लहराना है। हाँ। और फिर बहुमत में सरकार आएगी। ये 400 गारंटी नहीं बता रहा, लेकिन बहुमत में सरकार फिर आएगी। बहुमत में आगे देखिए, हम क्षेत्र घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कई दिनों से। बहुमत में फिर सरकार आनी है। और रही सरकार आनी किसकी वजह से, जैसे कोई कहीं से आवाज आती है कि मुख्तार अंसारी अतीक हमारे आदर्श हैं, समय आएगा तो बता देंगे, वहां से सरकार आ रही है। और कहाँ से आ रही है? कोई कहता है और जिहाद करो, वहां से सरकार आ रही है। भाजपा सरकार उधर से ही आ रही है, सपा वाले ही हमको सरकार दे रहे हैं। तो हमको कोई नहीं, सपा वाले ही हमको विजय करेंगे और सपा वाले ही हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये 2024 में भारी बहुमत से बना के हमको जो फिर दिल्ली भेजेंगे नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री। क्या लग रहा है, चौथे चरण में 13 सीटों पर यूपी में चुनाव होने हैं। कन्नौज भी वही सीट है जहां अखिलेश यादव अपनी साख लगाए बैठे। क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जीतेंगे पक्का। 13 सीटों पर चुनाव होगा। कितनी सीटें मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बन जाएगा? अखिलेश जीतेंगे ये कि 7-8-9। 7-8-9 क्यों भैया? कितनी सीटें मिल जाएंगी? 13 सीटों पर चुनाव होना है 13 तारीख को चौथे चरण में। कन्नौज भी है, इटावा भी है और भी कई एक सीटें हैं। इन सीटों में क्या लग रहा है, कितनी सही सीटें जो है और जो है भाजपा को मिलने वाली? बताइएगा। भाजपा को अच्छी सीटें मिलेंगी। किन मुद्दों पर मिलेंगी? भाजपा ने कुछ कराया है? कुछ कराया है भाजपा ने? भाजपा का वोट बैंक पहले ही से है, उसको कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, ये गठबंधन आगे जाके टूट जाएगा। चुनाव से पहले टूटेगा क्या? चुनाव से पहले नहीं टूटने वाला। आज अंदर टूटा है। अच्छा, एक दूसरे को प्रचार करने नहीं जाते हैं। वो अमेठी वाली सीट तो पुरानी चुनाव जीतेगी ही जीतेगी। अच्छा, और रायबरेली? अब रायबरेली में उनका तो फाइनल है, राहुल गांधी का राहुल गांधी वहाँ जीतेंगे, है ना? और लेकिन अमेठी से हार जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो कैंडिडेट जो खड़ा है वो कांग्रेस का ही पीछे लगू है। अच्छा, वो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के ही खाकर जो पुराना जो था उनके जो खिलाफ लड़ रहा है, राहुल गांधी खिलाफ लड़ रहा है, वो 6 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में। कांग्रेस के पैसे से या बदौलत से आज वो हुआ है, स्टैंड किया है। तो कैबिनेट में मंत्री भी तो है वो कैबिनेट में मंत्री चाहे संतरी हो, उसे कोई लेने देने की बात नहीं है। कांग्रेस का जो अन्न खाया है बचपन में, वो अन्न आज भी पेट में गड़गड़ा रहा। तो पिछली बार भी तो खड़े हुए थे सोनिया गांधी के खिलाफ। उनको तो ये भाजपा ने कह दिया कि आप एमएलसी बनो, एमएलए के चक्कर मत पड़ो, तुमको सुख इसी में मिलेगा और एमएलए बनने की क्या जरूरत है, एमपी बनने की। उत्तर प्रदेश कौन देखेगा आप चले जाओगे तो? आने वाला दिन हो सकता है रायबरेली तुम्ही को मिले। आने वाले दिन में हो सकता है रायबरेली उसी के जिम्मे हो जाए। नहीं हो गई। क्या लग रहा है, कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक की टक्कर बताई जा रही है? कौन जीतेंगे भाई? अखिलेश चुनाव जीतेंगे। जी हाँ। कितने लाख वोटों की? अब ये देखिए अखिलेश चुनाव जीतेंगे। सवाल बड़ा लंबा और बड़ा टेढ़ा और बड़ा छोटा है। निकलेगी, घमंड हो या न हो, चुनाव चाहे 1 वोट से जीते और चाहे 10,000 से जीते। 10,000 से जीतेगा तो स्थिति यह होगी कि हाँ सही चुनाव हुआ, और 250-500 जैसा कि अभी कुछ सांसद कुछ विधायक 250-500 के बीच में रह गए, तो उस आधार पर देखेंगे तो तर्क वितर्क कुतर्क बहुत कुछ है। लेकिन जहां तक अखिलेश की बात है, अखिलेश चुनाव बम्पर मतों से जीते। 100-200 वोट से अगर इंडिया आपका भाजपा का प्रत्याशी जीत गया तो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं वहाँ सबसे ज्यादा। अरे या तो बोलने दीजिए या तो फिर आप बोलिए भाई। हम आप बोल। अरे बोलो। देखिए, हार जीत अपने स्थान पे, वोट जनता जो दिया है उस जनता के वोट के आधार पर ये अखिलेश जी चुनाव जीतेंगे और बम्पर जीतेंगे। उनके जितने लोग लड़े हैं
चाहे परिवार के हो, चाहे भतीजे हो, चाहे नाती हो, चाहे पोते हो, चाहे पत्नी हो, जो भी चुनाव लड़ा होगा वो जीते। परिवारवाद की वजह से? क्या चीज? परिवारवाद की वजह से? परिवारवाद तो लीजिए, परिवारवाद है कहाँ नहीं। राजनाथ जी देश के नेता हैं, उनके बेटा एमएलसी में है, काहे नहीं परिवारवाद है? बता दीजिए परिवारवाद नहीं है। तीसरा बेटा क्या करता है? क्या चीज? कौन? तीसरा बेटा उनका क्या करता है? राजनाथ जी पर क्यों बोलते हो? राजनाथ जी अध्यापक है, राजनाथ जी अच्छे। मुझे मालूम है राजनाथ प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाए, पता नहीं कैसे एमएलसी जीत गए। क्यों भैया? ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की हार होगी, ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त हो गई है, मैंने निर्दल से भी वो आदमी कम उठ पाएगी, क्योंकि बैंड बाजा है। हर बारात में जाकर ओम प्रकाश राजभर है। हाँ, ये हर बारात में जहाँ पूरी देखता है बाजा बजाते हुए जाता है, फिर दूसरे बाजार में चला जाता है। और संजय निषाद का क्या हाल है? संजय निषाद का वो तो कहीं गोरखपुर से खड़ा है ना। एक लड़के को सीट मिली है ना, एक सीट मिली है। ये हार जाएगा, बुरी तरह हार जाएगा। हाँ, चर्चा तो बहुत है उनका। नहीं, बुरी तरह से हार जाएगा, क्योंकि वो जो इसका अध्यक्ष है वो खुद जो है जहाँ भी खड़ा कराया हार जाएगा। क्यों भैया, क्या लग रहा है? जी भाई साहब, क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल भैया आप देख ही रहे हैं किस चीज का माहौल है, किसका है। आप लोग भाजपा का है क्या? आप तुरंत लगाते हैं कि 400 पार। हाँ। तो यहाँ जो काम करवाया है जनता के बीच में रह के, नौजवानों किसानों का, तो उसके सामने जनता है। और आप कहते हैं 400 पार तो चलेगी साइकिल, उड़ेगा फूल, 4 जून भाजपा ढूंढ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार होगी तो ओम प्रकाश राजभर की होगी। उतना निर्दल के भी नहीं, क्योंकि क्यों भैया, क्या लग रहा है? आसपास के भी तमाम जगह आप घूमे हैं और कई सीटों पर आप गए हैं, आसपास की सीटों को क्या लग रहा है? क्योंकि चौथे चरण में आपका आसपास के एरिया भी, चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे फिर सीतापुर की बात करें, कई सीटें ऐसी हैं। क्या लग रहा है समीकरण, कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, जितने विपक्ष के गढ़ हैं, चाहे मैनपुरी ले लीजिए, इटावा ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, और ये आपका आजमगढ़ ले लीजिए, मऊ भी ले लीजिए, और रायबरेली। देखिए, रायबरेली में है चुनाव एक तरफा है, लेकिन हाँ, समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी का, हर बार जैसे 2 बार से लगातार वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ रहा भाजपा का। पिछली बार 38% वोट पड़ा था रायबरेली में, अब की 40 से 42% होगा। वहाँ भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा, कांग्रेस घटेगा, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी जीतेंगे तय। और अन्य जहाँ पर है जो राजनीतिक समीकरण है, जैसे कि वहाँ कन्नौज मैनपुरी ले लीजिए, ये 25 चुनाव कहीं पर नहीं है। वहाँ पे जो भी जीत हार होगी वो बहुत ज्यादा वोटों के अंतराल नहीं होगी, बहुत ज्यादा 1000, 5000, 4000, 3000, 10,000, ऐसे 10,000 के सिनारियो में। क्योंकि वहाँ पर कोई भी न्यूज चैनल वाले, कोई भी जो है वहाँ की जो पोल, एग्जिट पोल नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना सटीक वहाँ समीकरण, मतलब जबरदस्त बैठा है। हाँ, हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो अजय मिश्र टैनी का बड़ा विरोध था उस समय, क्या लग रहा है वो विरोध अब शांत हुआ है लोगों का? वहाँ चुनाव जीतेंगे, ऐसी बात नहीं। वो अजय मिश्र टैनी, हाँ, वो चुनाव जीतेंगे। वहाँ कैसरगंज लोकसभा सीट से बड़ा विरोध, ब्रजभूषण शरण का बहुत ज्यादा विरोध था। जब तमाम महिला जो खिलाड़ी थे उन्होंने आरोप लगाया, बेटे को टिकट दे दिया गया, क्या वही माहौल दिखाई दे? हरियाणा का मामला था, वहाँ उनके वहाँ से हरियाणा की समस्या थी। हरियाणा में उनका जो है वोट में कुछ परसेंटेज घट सकता है इनकी वजह से, लेकिन यहाँ का जो समीकरण है आपका ये कैसरगंज का, और उसके इर्द गिर्द जो लोकसभा क्षेत्र है जिनमें इनका प्रभाव है, आपके ब्रजभूषण शरण सिंह के, तो वहाँ की सीटें निकलेंगी। 12 सीटें लेकर निकालेंगे, साथ में 12 सीटों पे इनको प्रभाव इनका खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का, 12 सीटें लेकर आए। अच्छा भैया, विपक्ष की कुछ सीटें पहले से बढ़ के आएंगी, क्या भाजपा का कुछ नुकसान होने वाला? हाँ, भाजपा का कुछ तो नुकसान होना सुनिश्चित है, लेकिन यह ब्रजभूषण जी की बात है। ब्रजभूषण जी पे निराधार आरोप विपक्षियों द्वारा लगाए गए थे, उसका अब की बार जनता करारा जवाब देगी उनको। अच्छा, उनके सुपुत्र हैं, वो जीत करके आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अजय मिश्र टैनी पर उस समय का बहुत मामला चला था, उनको लेकर क्या? अजय मिश्रा जी भी चुनाव जीत के आएंगे, बिल्कुल। अखिलेश यादव का चुनाव में थोड़ा सस्पेंस है, जीतेंगे नहीं? सस्पेंस है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहाँ रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहाँ पे दिनेश सिंह थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, और कारण ये है कि उनका ठाकुर लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, और पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं। पुराने कांग्रेसी तो रहे ही हैं, क्योंकि जो भी आया कांग्रेसी कहीं न कहीं से आया निकल करके, तो कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन उनका क्षत्रिय वोट भी उनका विरोध कर रहा था, ब्राह्मण भी उनका विरोध कर रहा है।
अच्छा, और अमेठी में पुराने जो कार्यकर्ता थे आपके कांग्रेस के, उनको वहां पर खड़ा किया है कांग्रेस की तरफ से, और स्मृति ईरानी है, उनमें क्या टक्कर? वो अमेठी गए हैं भरत जी की भूमिका में, लेकिन जनता भरत जी को अब नकारना ही चाह रही है, क्योंकि जो स्मृति दीदी ने वहाँ पे काम किया है वो अतुलनीय है। वहाँ के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ पे रोडें उन्होंने बनवाई है, वहाँ पे काम भी किया है। कुछ 19-20 जब काम होता है तो नुकसान तो होता ही है, कुछ सबको सत्ता में जब कोई रहता है तो सबको खुश रख के नहीं चल सकता है। ठीक है, वो स्थितियाँ हैं। क्या कहेंगे ऐसे में? 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है ना वहाँ पे। कहाँ मिल रही है? स्मृति ईरानी दे रही है ना। कैसे? वहीं पे जो भैया ने बोला अतुलनीय काम है, अलग इनक्रेडिबल वर्क किया है उन्होंने, है तो अतुलनीय वही हो गया। 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है, गन्ना मिलें बंद हो चुकी है। कोरबा फैक्ट्री जो खोली है अमेठी में वो कांग्रेस ने खोली, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, जहाँ इंसास बनती है AK-47 के बाद। पहले इनको साहब 5 पैसे में चीनी मिलती थी, 10 पैसे में, 15 पैसे में, 25 पैसे में, 50 पैसे में, 1 रुपए में, लगातार महंगाई बढ़ती रही। महंगाई को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन महंगाई के साथ अगर रुपया ना बढ़े तो समस्या तब है। नहीं तो डॉलर की अपेक्षा रुपया भी नहीं बढ़ा इतना। देखिए, लेकिन यहाँ पर ये बताइए, 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी थी, आज की डेट में 500 है। जो 3000, 4000, 5000 में नौकरी करते थे वो 10,000 के नीचे आज की डेट में। खर्चे भी तो बढ़े हैं। तो भैया महंगाई, खर्चे कहाँ बढ़े? खर्चे तो वही है, खर्चा भी आबादी भी तो बढ़ा। अरे देखिए बात करना बेकार है, इनको मालूम नहीं है तनख्वाह कैसे बढ़ती थी कैसे नहीं बढ़ती थी। 1947 से लेके अभी तक अगर सबसे कम अगर पे कमीशन किसी ने दिया है 16%, तो 2016 में बीजेपी सरकार ने दिया है। नहीं तो क्या कहते हैं 48%, 50% और क्या कहते हैं 25%। सबसे कम जो है 25% क्या कहते हैं, सबसे कम 25% कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद सबसे कम जो दिया है 2016 में। थोड़ा सा साइड हो जाओ और लोगों से भी बात कर ले। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश वर्मा अनिशा जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस दौरान, क्योंकि चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होना है, अखिलेश यादव भी हैं, अजय मिश्र टहनी भी हैं, जिनका तमाम विरोध रहा, उधर साक्षी महाराज भी उन्नाव से हैं, क्या लग रहा है? बहुत बुरी तरह से हारेंगे। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव को जनता जनार्दन लड़ रहे हैं। 125 करोड़ से ऊपर की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। गरीब, शोषित, पिछड़े, अगड़े इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और देश के हुक्मरान ने जितना धोखा पिछड़ों, दलितों, बैकवर्ड और SC/ST को दे सकते थे, उन्होंने भरपूर धोखा दिया, भरपूर उनके साथ विश्वासघात किया। चाहे देश के हुक्मरान की बात कर लें, चाहे प्रदेश के हुक्मरान की बात कर लें। और सच में ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं, और इन्होंने अंदर ही अंदर मनुस्मृति को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जो जिनके बच्चे नहीं होते, जो बेआसौलाद वाले होते हैं, उनके मन में कहीं भी जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति, गरीबों के प्रति हमदर्दी होती ही नहीं है, होती ही नहीं है ना। उसमें तो राहुल गांधी जी तो हैं। चाहिए ये पूछ लो एक मिनट, ये इनसे पूछ लो, ये लोग आरक्षण का कितने दिन तक खाएंगे? ये आरक्षण की लोग जो है रेण में पीटते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को बचाना है तो सारे लोगों को साथ रहना पड़ेगा, और साथ रह के एकजुटता के साथ भाई विकास की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, सत्येंद्र चूंकि अलग-अलग अधिकार की बात होनी चाहिए। सत्येंद्र और सबकी अलग-अलग राय है, और उसी के मुताबिक लोग अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ बने रहिए। कुणाल काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल कुणाल से लेंगे। कुणाल, चूंकि आज हमने देखा कि किस तरीके से ताला मरांडी ने भी जो है वो नामांकन दाखिल किया, और उस दौरान भाजपा के कई नेता वहां मौजूद रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है उस पूरे मामले को लेकर के कुणाल? अब आज सवाल को दोहराएंगे, ठीक से आवाज नहीं आ रहा। जी कुणाल, आज ताला मरांडी ने भी जो है वो नामांकन किया है साहिबगंज से, और उसकी भी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, आपने भी खबर भेजी थी। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल। जिस प्रकार से संथाल के एक वहां पर जो नामांकन हुआ है, कहीं ना कहीं यह जो है वहां भी पॉलिटिकल जो है माहौल गर्म हो गया है। जो लोविंदा हैं वह जो है वहां से नामांकन किए हैं, वहां से राजनीति गर्म हुई थी। जो तस्वीरें दिख रही है कहीं ना कहीं इस पे गंभीरता पूर्वक पार्टी को सोचनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएंगे तो वोट बैंक थोड़ा गड़बड़ा सकता है। हम गोड्डा में मौजूद हैं, गोड्डा लोकसभा की बात कर लें तो हमारे साथ युवाएं हैं। तो चाचा ये बताइए, किस और मोदी जी जरूरी है? जरूरी तो है। क्या किए मोदी जी? मोदी जी अभी देखिए हम लोगों का 2-2 बार उनको यहाँ रेल रोको अभियान किए थे, रोके थे रेल को। हाँ, आश्वासन दिया था जो हम लोगों का यहाँ हॉल्ट बनेगा, आज तक नहीं बना। तो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, लेकिन मोदी की ओर ही जाएगा आपका। हाँ, अगर यहाँ वोल्टेज बन जाएगा वोट जो है सो मोदी की तरफ जाएगा। ऐसे भी मोदी जी को देना है, मोदी जी को देना है क्योंकि केंद्र मजबूत करता है। हाँ, नहीं, बहुत ऐसा काम किए हैं, कुछ ऐसा काम बताइए। काम क्या है, हम लोगों का रोड नहीं है, ग्रामीण रोड चाहिए। घर मिला है आपको? नहीं। अच्छा, पेंशन उन्सन मिल रहा है? नहीं। अच्छा, चावल? चावल भी नहीं मिला है। तो इसके बावजूद भी आप मोदी जी को चुनिएगा? सुने, अगर काम कर देगा हम लोगों का 10 बस्ती का जो है सो यहाँ काम होगा। तो इसके पहले किसको दिए थे वोट? दिए थे ऐसे पहले तो वही था, पहले भी वही था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर भी विकास कार्य होने चाहिए, जिससे जो है हम लोगों को कुछ विकास कार्य होंगे, जिस कारण से हम लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को, तो विकास कार्य होने से हम लोगों को फायदा मिलेगा। आपका क्या मांग है इस बार चुनाव का, क्या मांग रहेगा? सत्ता जो है चेंज होना चाहिए और झारखंड को विकास होना चाहिए। और गोड्डा में क्या होना चाहिए? गोड्डा लोकसभा में यही बोलना चाहते हैं कि सरकार को झारखंड में काम नहीं हो रहा है और करवाना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ तक है कि हाईवे यहाँ तक पार हुआ है, हाईवे में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए। रोजगार के लिए लोग दूसरे जगह जाते हैं, तो यहाँ अगर रोजगार मिलेगा तो पलायन नहीं होगा? पलायन तो नहीं होगा। रोजगार देखिए, रोजगार अगर काम मिलेगा मजदूर को तो मजदूर यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, मिलने के बाद यहाँ पर रहेंगे मजदूर। यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। रेखा, आपको बता दें कि संथाल परगना की एक बड़ी समस्या है पलायन। यहाँ से दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश लोग यहाँ कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि संथाल परगना में वैसा कोई इंडस्ट्री या फिर रोजगार नहीं है, या फिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये लोग चुनते हैं जिस अपेक्षा से वह खरे नहीं उतरते हैं, जिस कारण से इन लोगों को दूसरे प्रदेश रोजगार की तलाश में जाना होता है। कई लोग जो है दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इसको लेकर कई तरह के जो है राजनीतिकरण भी किए जाते हैं, लेकिन इसका जो है धरातल पर कहें या फिर मजबूती के साथ इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं संथाल के 3 लोकसभा में यह सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा। लोग इसको लेकर अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे। जी रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। आखिरी सवाल सत्येंद्र, चूंकि आपसे रहेगा, इस वक्त काफ़ी जनता जो है वो आपके पीछे नज़र आ रही है। सवाल हमारा यही रहेगा कि अब जो है वो चौथे चरण में मतदान 13 मई को होने वाला है, तो चौथे चरण के मतदान को लेकर के किस तरीके का उमंग और उत्साह है? चूँकि लोगों ने अपनी अपनी बातों को भी रखा है, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ भी जो है हमने दर्शकों को सुनाई है। सत्येंद्र।
सत्येंद्र, आवाज आ रही है आपको? हाँ, सवाल दोहराइएगा पूजा रेखा। जी सत्येंद्र, मेरा सवाल यही है कि चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने वाला है और उत्तर प्रदेश की भी कई महत्वपूर्ण सीटें जो हैं उन पर 13 मई को मतदान होने वाला है। कन्नौज पर सबकी नजर है, चूंकि खुद अखिलेश यादव वहां से चुनावी मैदान में है। बिल्कुल रेखा, सही बात है, क्योंकि चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान होना है। यहाँ पर अजय मिश्र टहनी की भी साख लगी है और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कन्नौज से कहीं ना कहीं साख लगी हुई है। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन तमाम जो सीटें हैं, चाहे उन्नाव की बात करें, उन्नाव में साक्षी महाराज और आपका अजय मिश्र टहनी भी, कई जगह से ऐसे समीकरण हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवारों को मौका दिया है, वहां हैट्रिक चांस लगाने का मौका दिया है। क्या लग रहा है, यूपी में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने तीसरी बार अपने उम्मीदवारों को मौका दिया है। चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। क्या लग रहा है, यहाँ कई बड़े नेताओं की साख लगी है, चाहे फिर अजय मिश्र टहनी की बात करें, चाहे साक्षी महाराज की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें। साक्षी बड़ी बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि जनता वहाँ इतनी क्रोधित है उनके चरित्र से। हाँ, चरित्र में क्या मतलब? इतने भ्रष्टाचार है उनमें, हाँ। उनको जनता बख्शेगी नहीं। अच्छा, टिकट तो उनको मिल गया। हाँ। ये तो पिछली बार तो काफी वोटों से जीते, करीब 4 लाख वोट। अब की बार कम से कम नहीं हारेंगे तो 1.5-2 लाख से हारेंगे। हाँ। और अखिलेश यादव की लड़ाई कांटे की है। वो भाई अच्छे नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी लड़ाई कांटे की है, मगर हमको पूरी संभावना है, भले मैं सरकार में हूँ, वो चुनाव जीत भी सकते हैं। जीत सकते हैं, हाँ। है ना, वहाँ के समीकरण के हिसाब से। हाँ। क्यों भैया, सही बात है। हाँ, चुनाव जीत सकते हैं। क्या लग रहा है भाई? साक्षी महाराज कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, साक्षी महाराज कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री देश के। प्रधानमंत्री योगी, एक सेकंड, अरे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे बिल्कुल 100% योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हम लोगों की मांग। नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे? अब नरेंद्र मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री, और साक्षी महाराज देखिए लगे से करीबन 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। साक्षी महाराज को तो लोग बता रहे हैं बहुत विरोध है उन्नाव में, कोई काम नहीं। अरे विरोध जैका नहीं होता है कि राजनीति नहीं सक्सेस होती है, तुमको मालूम है। पूरी तरह से हार रहा है और वहाँ की जनता हरा रही है। उसने कई ऐसे, एक राजेंद्र पांडे वहाँ पे एसपी थे, वो बताए कि ये बहुत चरित्र भ्रष्ट आदमी है और इसको लड़के और युवाओं और महिलाएं कतई इसको वोट नहीं देंगे, इसका बहिष्कार है। लोग परेशान हैं इनसे। अपराधी भी है। क्यों भैया, क्या लग रहा है? चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं, साक्षी महाराज उन्नाव से लड़ रहे हैं, अजय मिश्र टहनी लखीमपुर से लड़ रहे हैं। इन तीनों की अपनी साख है। क्या लग रहा है, कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले मैं अखिलेश जी से शुरू करूंगा। अखिलेश जी कन्नौज से सबसे पहले सांसद कन्नौज से ही बने। अच्छा, माननीय डिम्पल जी वहां पे निर्विरोध सांसद हुई। अखिलेश जी के जाने के बाद सुब्रत पाठक के अंदर इतना डर बैठ गया है, कल उन्होंने, आपको भी पता होगा, उन्होंने आयोग को लिखा कि यहाँ पे जो है बाहरी लोग आतंकवादी आ गए हैं। एक लेटर था निर्वाचन आयोग के लिए। ये उनका खौफ दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी, और वहां के प्रत्याशी सुब्रत पाठक का खौफ दिखा रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से वहां हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा कद है कि वो बहुत बड़े, मुझे तो लग रहा है कि प्रदेश में, आज राहुल गांधी जी ने भी बोला कि प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं लोकसभा में। दूसरी बात आपने कही साक्षी महाराज की, साक्षी महाराज के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। अभी जैसा चाचा ने बताया, व्यभिचार का उनके ऊपर आरोप लग चुका है। वो जो है इस बार अन्नू टंडन के सामने बुरी तरीके से परास्त होने जा रहे हैं। अच्छा, और अजय मिश्रा टेनी की जो आप बात कर रहे हैं, उनके बेटे ने थार जो है किसानों के ऊपर चढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उनके पिताजी को लगातार जो है महत्व मिलता रहा। अमित शाह उनके साथ आके सभा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो किसानों का उत्पीड़न किए, किसानों की हत्या किए, ऐसे लोगों को वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी, बहुत बुरी तरीके से हराने जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के 1-2 प्रत्याशी भूल से जीत के आ सकते हैं। अच्छा, ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे? 400 हार का नारा, भूल से नहीं, वो पार नहीं,
आप देखिए इनका भय दिखा रहा है। ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, इनका भय है। मोदी का नाम लेने 2014 में जब मोदी जी आए थे, आपको भी पता है कि बच्चे बच्चे की जुबान पे मोदी जी का नाम हुआ करता था, मोदी जी की लहर। लेकिन आज आप किसी से पूछिए, मोदी जी का नाम लेने वाला भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के नाम लेने वाले तो हैं, भले ही प्रत्याशियों से लोग नाखुश हो, लेकिन मोदी जी का नाम तो इनका ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा है। 2019 में तो कुछ था भी, 2024 में मोदी जी का नाम लेवा कोई नहीं है। और इनके पास जो है, जब इस बार इनकी सरकार नहीं बनेगी तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है सीधे पेविलियन गुजरात की राह पकड़ लेगी। गोरखपुर में रवि किशन ने पर्चा दाखिल किया है, वहां से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी संयुक्त प्रत्याशी काजल निषाद। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं इस रवि किशन के बारे में बताना चाहूंगा कि रवि किशन वहां पे एक शमशान का उद्घाटन हुआ था, गोरखपुर में एक शमशान का उद्घाटन हुआ, शमशान घाट मुक्तिधाम का। वहां पे योगी जी भी बैठे थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता। अब ये क्या बता रहे हैं, इनकी भाषा देखिए कैसे नेता है। ये भोजपुरी फिल्मों में काम करे, अच्छे अभिनेता में नहीं, अभिनेता अच्छे हैं, नेता अच्छे नहीं हो सकते। वहां पे इनकी भाषा क्या थी कि यहाँ पे योगी जी ने जो व्यवस्था की है, ये विद्युत सौदागरी का उद्घाटन था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कोई मर के आएगा उसको जलने में बड़ा, अरे मरने का साला कौन सा जलने में मजा आएगा। हाँ, यहाँ से जो जलेगा तो सीधे जो है वो स्वर्ग में जाएगा। तो ये ऐसे लोग, मैं रवि किशन जी अच्छे आदमी, मैं अभी भी आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन नेता अच्छे नहीं और गलत कॉमेडियन है। हाँ, कॉमेडियन तो ही है, ऐसा नहीं, ये तो कॉमेडियन ही बयान दे सकता है। ऐसे बयान तो जॉनी लीवर के मुंह से अच्छे लगते हैं, रवि किशन जी के मुंह से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, जिनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनका जो है, जिन्होंने जनता का उत्पीड़न किया है, व्यभिचारियों को टिकट दिया है इन्होंने, और ये आशा करते हैं कि आप कह रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक लगाने के बाद इनका कोई भी, आप भी जानते हैं कि क्रिकेट में जो हैट्रिक होती है बहुत मुश्किल से लगती है, तो इसमें भी हैट्रिक लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। योगी जी ने कहा कि कुछ लोगों को गलत टिकट दे दिया गया है। योगी जी ने कहा था यूपी में कुछ लोगों को गलत टिकट दे दिया, गलत कुछ लोग पा गए हैं। उनको ऊपर चुनाव के बाद जांच की जाएगी कि लोग कैसे गलत टिकट पा गए, कैसे तरीके से टिकट पाए। हाँ, और जीत गए तो क्या होगा उनका? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इच्छा अनुसार कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, और जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी उनमें हमको लग रहा है कि ऊपर से दबाव ऐसा आया कि कुछ लोग गलत लोग भी टिकट पा गए। भारतीय जनता पार्टी जो है अमित शाह और मोदी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, वो पार्टी नहीं रह चुकी है। अब ये लोग चला रहे हैं कंपनी की तरह, जैसे मायावती के बारे में प्रचारित होता था, अब इनके यहाँ भी जो है एक कंपनी की तरह। मायावती बिल्कुल खत्म हो गई। मायावती जी कौन क्या बचा? एक मिनट, जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गलत अपराधियों को टिकट दिया गया, और समाजवादी पार्टी में केवल उसी परिवार के लड़ाए गए, चाहे आजमगढ़ देख लीजिए, चाहे कन्नौज देख लीजिए, चाहे मैनपुरी, चाहे बदायूं, और चाहे सिकोहाबाद का, और यादव उत्तर प्रदेश में नहीं थे। यही से जरा पूछ लीजिए, तो समाजवादी पार्टी के परिवक्ता हैं कि आधार मतलब अन्य लोगों के यादवों को टिकट नहीं दिया जा सकता था। 80 मुसलमानों 80 सीटों पर केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमान आज अगर सबसे ज्यादा ठगा कहीं दिखाई पड़ रहा है। भाजपा ने कितने को दिया है? हम कहते हैं भाजपा ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? ताकि भाजपा कंधे पर बंदूक नहीं धर के समाजवादी पार्टी, अरे योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे तो भाजपा ने मुसलमानों को वोट क्यों नहीं, वोट टिकट? अरे तो टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को शिकार भी नहीं बना रही है। ने कम से कम 6 लोग को तो टिकट दिया। इनका नाम है शराफत अली, और इनको भारतीय जनता पार्टी ने आवाज दिया है, मोदी जी ने। अच्छा, आवाज जो दिया है, इन्होंने उठा दिया उसको रेंट पे, और ये रहते हैं यहाँ पे दारू सभा में किनारे कहीं क्या बैठ करते जाते हैं यहाँ? हम इनसे पूछे क्या करते हैं, झोला बल ये क्या करते हैं, इनसे जरा पूछिए। यहाँ इतने लोग हैं तो क्या काम करते हैं? चलिए, लोगों के अंदर आक्रोश काफी ज्यादा है सतेंद्र, और इसी आक्रोश का नतीजा है कि लोग जो है वो हमला बोलते हुए, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी पर नजर आ रहे हैं। सभी की यही राय है कि अल्पसंख्यकों को जो है वो टिकट पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है, और इसी को लेकर के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वक्त की चूंकि सतेंद्र कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता जो है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वहीं जनता जो है वो भी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रही है। सतेंद्र, चूंकि सभी लोग काफ़ी आक्रोशित है और अपनी अपनी बातों को भी उन्होंने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो चुनावी दंगल में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।